हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनसाइट आईएएस की क्विज, जो कि हमारे यहाँ पे फरवरी मंथ की हो रही है। तो आइए कुछ टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अभी हम लोग इन्वायरमेंट की देखने वाले, 2 लेसन आपकी ऑलरेडी आ चुकी है, 20 क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आज हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो प्रीवियस लेसन को देखने के लिए आपको बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी है, प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। कल एक क्वेश्चंस में एक स्टूडेंट को डाउट था, तो चलिए मैं आपकी डाउट आज क्लियर कर देती हूँ। तो डाउट था जो वो इस क्वेश्चन में था, जो कि हम लोग बात कर रहे थे ऑर्किड स्पीसीज से, और इस बार जो ऑर्किड सेंसस हुआ है उसके बारे में। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है, स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि जो हाईएस्ट नंबर और हाई इंडेमिस में जो ऑर्किड स्पीसीज़ की है वो वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। सेकंड है कि बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उनके द्वारा कंडक्ट किया गया है सेंसस ऑफ ऑर्किड, वो भी इंडिया में। थर्ड है कि जो वाइल्ड ऑर्किड की जो ट्रेड है वो ग्लोबली बैन की गई है। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो सेकंड और थर्ड है, और आंसर हमारी यहाँ पे सी है। लेकिन आपके द्वारा कहा जा रहा था कि फर्स्ट स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है। ओके, तो आइए करेक्ट कैसे इनकरेक्ट कैसे है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हाईएस्ट नंबर जो कहा जा रहा है ना, वो हाईएस्ट नंबर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ ऑर्किड्स फ्लावर्स यहाँ पे मिले हैं वो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में मिले हैं, जो कि 612 स्पीसीज़ के साथ है। उसके बाद सिक्किम में मिले हैं, जो कि 560 स्पीसीज़ के साथ है, एंड देन वेस्ट बंगाल। तो पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। इट मीन्स कि हाईएस्ट नंबर आपका नॉर्थ ईस्ट में है। लेकिन हाँ, सेकंड पार्ट इसकी बिल्कुल करेक्ट है। हाई इंडेमिस में आप देखोगे ऑर्किड स्पीसीज़ का, तो वो वेस्टर्न घाट में, जो कि ऑलरेडी यहाँ भी आपका मेंशन्ड है कि वेस्टर्न घाट में आपको हाई इंडेमिस देखने को मिलेगा। इंडेमिस कहने का मतलब है कि जो आपकी कुछ तरीके की आपकी जो ऑर्किड फ्लावर होती है ना, वो सिर्फ आपकी वेस्टर्न घाट में ही पाई जाती है, कोई और जगह पे नहीं पाई जाती है। लेकिन लार्जेस्ट हाईएस्ट नंबर जो आपको देखने को मिलेगा वो नॉर्थ ईस्ट में है, ना कि यहाँ पे वेस्टर्न घाट में है। तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है, आपका 2 स्टेटमेंट है, तो आपको इस तरीके से ध्यान दे के पढ़ना होगा। अदरवाइज आप लोग जो है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसी तरीके से आपकी यूपीएससी में भी जो है आपकी आंसर यहाँ पे गलत आ जाती है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग को इसी तरीके से कोई और क्वेश्चन पे कभी भी कन्फ्यूजन हो, तो बस तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स कीजिए, मैं नेक्स्ट डे उसको जो है कहीं ना कहीं से डिस्कस कर लूँगी। ओके, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 21 क्वेश्चन नंबर के साथ, जो कि आज की डेट में हमारी यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन होने वाली है। तो फर्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये है जियोमैग्नेटिक रिवर्सल के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि जो जियोमैग्नेटिक रिवर्सल है, ये देखने को मिलता है कि जो प्लैनेट की मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि जो पोजीशन है ज्योग्राफिक नॉर्थ की, ज्योग्राफिक साउथ की, तो वो इंटरचेंज हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट है कि इससे क्या इफेक्ट होता है, ये एनिमल्स पे भी इफेक्ट होता है, क्योंकि वो इस तरीके के अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हैं नेविगेशन के लिए। यानी कि वो इधर से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो है वो अर्थ की यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ, या फिर नीदर? देखिए, जो फर्स्ट स्टेटमेंट कहा जा रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि जो मैग्नेटिक यहाँ पे रिवर्सल है, वो हम लोग प्लैनेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसमें यहाँ पे चेंज देखने को मिल रहा है। एक सेकेंड, ये ब्लर ही है, क्लियर हो तब तो। यस, तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट ऑब्वियस है कि करेक्ट है, तो हमारी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ओके, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट के बारे में आप लोग भी जानते होंगे कि यहाँ पे जियोमैग्नेटिक जो फील्ड होती है उसी के थ्रू जो है यहाँ पे एनिमल्स नेविगेट करते हैं। तो जियोमैग्नेटिक रिवर्सल जो है वो हमारे प्लैनेट की जो मैग्नेटिक फील्ड में है ना उसमें चेंज तो देखने को मिलेगा, लेकिन इस तरीके से देखने को मिलेगा कि जो पोजीशन है मैग्नेटिक नॉर्थ का और मैग्नेटिक साउथ का वो इंटरचेंज होता है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ बोला जा रहा है ना, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपका जो पोजीशन है जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ का ये इंटरचेंज होता है। नहीं, यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ का जो पोजीशन है वो यहाँ पे इंटरचेंज होता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो गई थी। ओके, द ओनली मेजर जो नोटिसेबल इफेक्ट होता है, जो गारंटी किया जाता है, वो आप लोग पोलर फ्लॉप में भी देख सकते हो, जो कि यहाँ पे आपका फिनिश हो चुका है। और इस तरीके से आप लोग जो है कंपास वगैरह से, जैसे आप लोग एक कंपास रखते हो निडल, आप लोग पढ़े होंगे कि वो नॉर्थ के साइड आपका रिफ्लेक्ट करता है, उसके अपोजिट साइड को हम लोग जो है साउथ मान लेते हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें चलती है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको बताने की कौन सी रिवर जो है काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। तो ये थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है, क्योंकि इतना डेप्थ में जाके कौन ही पढ़ाई करता है। बट क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही ज़्यादा हर बार न्यूज़ में रहता है, तो इस तरीके की चीज़ें आप लोग को पता होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र, दिफ्लू, दरला, मोरा दिफ्लू या फिर रांगपो।
फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो मुझे लगता है कि आप लोग में से बहुत ही रेयर स्टूडेंट इसका आंसर दे पाएंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली करेक्ट आंसर बता देती हूँ, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी। इट मीन्स कि फर्स्ट ब्रह्मपुत्र तो ऑलरेडी है, सेकंड है डिफ्लू, एंड फोर्थ यहाँ पे मोरा डिफ्लू। ओके, तो याद रखिएगा डिफ्लू डिफ्लू और यहाँ पे आपका ब्रह्मपुत्र है। इसके अलावा 4 रिवर आपको देखने को मिलेगा, ब्रह्मपुत्र, डिफ्लू और मोरा डिफ्लू तो है ही, साथ ही मोरा धनसिरी भी है। तो ये 4 रिवर जो है किसी भी तरीके से आप लोग को याद रखना है, तो ध्यान रखिएगा। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टॉपिक पे हम लोग ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था विजन आइज मंथली मैगजीन में। दैट इज़ कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। करेक्ट आपको बतानी है। फर्स्ट की जो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज़ है, ये एक इन्वायरमेंटल ट्रीटी है यूनाइटेड नेशन की, जिसमें कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म दिया गया है कि किस तरीके से जो माइग्रेटरी एनिमल है उनको हम लोग सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और उसको हम लोग कंजर्व कर पाएंगे और उनके हैबिटाट को भी कंजर्व कर पाएंगे। सेकेंड स्टेटमेंट है कि ये सिर्फ आपका नॉट ओनली ग्लोबल कन्वेंशन है जो कि इस तरीके से माइग्रेटरी स्पीसीज के कंजर्वेशन पे ध्यान दिया जा रहा है, उनके हैबिटाट पे ध्यान दिया जा रहा है और माइग्रेशन रूट पे ध्यान दिया जा रहा है। कहने का मतलब है कि ये ओनली ऐसा कन्वेंशन नहीं है, और भी ऐसे कन्वेंशन है। थर्ड आपको बताना है कि जो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज़ है, ये यहाँ पे स्टेट को एक साथ लाते हैं, वो भी माइग्रेटरी एनिमल्स जो भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पास होते हुए जाता है, या फिर कोई रेंज यहाँ पे एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक स्टेट से दूसरे कंट्री में। तो ये सब लीगल फाउंडेशन है इंटरनेशनली कोऑर्डिनेटेड कंजर्वेशन मेजर्स, जो कि यहाँ पे थ्रू आउट आपको माइग्रेटरी रेंज में देखने को मिलेगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट नो डाउट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये एकदम एकमात्र यहाँ पे आप लोग देखने को मिलेगा कि कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज सिर्फ ओनली ग्लोबल कन्वेंशन है, जो कि इस तरीके से जो माइग्रेटरी स्पीसीज होते हैं एक कंट्री से चलकर दूसरे कंट्री में आते हैं, या फिर एक जगह से एक स्टेट से चलकर दूसरे स्टेट में जाते हैं, उनके ऊपर कंजर्वेशन का बात जो किया जाता है वो CMS के अंदर ही किया जाता है। सो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, सो हमारी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी हो गई, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया है 13 कॉप, जो कि यहाँ पे आपका CMS के ऊपर है, और ये कहाँ पे हुआ है? गांधीनगर में हुआ है, गुजरात वाले रीजन में, तो ध्यान रखना है। इसकी थीम भी आप लोग देख लीजिए, माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम। ओके, तो ये सारी बातें भी आपको याद रखना है, और ये सिर्फ एकमात्र ओनली ग्लोबल कन्वेंशन है, ये ध्यान रखना है। इस पैक्ट का आपका साइन किया गया था जर्मनी में 1979 में, जिसको हम लोग बॉन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। तो इतनी डिटेल्स आप लोग को एक टॉपिक के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे आपकी 3 स्टेटमेंट दी गई है, आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि इंडिया जो है बहुत सारे सेवरल माइग्रेटरी एनिमल्स और बर्ड्स के, जैसे कि अमर फैल्कन्स है, बार हेडेड जीज है, ब्लैक नेक्ड क्रेन्स है, मैराइन टर्टल्स है, डुगोंग है, हम बैक्ड वेल्स है, तो ये सारे का हमारे यहाँ जो है टेम्प्रेरी घर है। सेकेंड है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये सेंट्रल एशियन जो फ्लाई वेज है उनका भी पार्ट है, जो कि कुछ एरिया कवर करती है आर्कटिक और इंडियन ओशन की। थर्ड है कि इंडिया ने लीगली बाइंडिंग यहाँ पे साइन किया गया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज़ का है। तो किसको कंजर्व किया जाएगा? साइबेरियन क्रेन्स और मैराइन टर्टल्स। तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे गौर फरमाइएगा थोड़ा थर्ड स्टेटमेंट में, कि आपने कभी ऐसा सुना है कि साइबेरियन क्रेन्स और मैराइन टर्टल्स को हम लोग कंजर्व करने के लिए इस तरीके से लीगली बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए है, वो भी CMS के साथ? बिल्कुल भी नहीं, आज तक कभी भी ऐसा इंडिया नहीं की गई, इंडिया के द्वारा ऐसा कोई भी काम नहीं किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, नॉन लीगली बाइंडिंग यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम लोग साइन किए, लेकिन लीगली बाइंडिंग नहीं। लीगली बाइंडिंग कहने का मतलब है कि CMS के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा इस तरीके के स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए, वो ईच एंड एवरी रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम लोग को इम्प्लीमेंट करना होगा। तो इस तरीके का जो है इतना जोखिम नहीं उठाया जाता है इंडिया के द्वारा। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, और जैसे ही थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई हमारी आंसर निकल कर आ गई, दैट इज ए। इट मीन्स कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे साइबेरियन क्रेन्स, मैराइन टर्टल्स के साथ साथ डुगोंग्स और रैप्टर्स भी है, जिनको कि हम लोग यहाँ पे कंजर्व करने के लिए नॉन लीगली बाइंडिंग एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए। सो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि घड़ियाल के ऊपर है। तो आपको पता है कि घड़ियाल में प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस पूछा गया है UPSC के द्वारा, तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सी है। फर्स्ट है कि घड़ियाल जो है वो प्रेफर करते हैं डीप फास्ट फ्लोइंग रिवर। सेकंड है कि इंडिया में आप देखोगे तो घड़ियाल पॉपुलेशन जो है वो गिरवा रिवर, सोन रिवर, रामगंगा रिवर, चंबल रिवर और महानदी
हाँ, महानदी रिवर में पाया जाता है। थर्ड है कि उड़ीसा को यहाँ पे दिया गया है टैग कि इंडिया का घड़ियाल स्टेट। तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये देखिए पूरी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप लोग को ईच एंड एवरी फैक्ट पता होना चाहिए घड़ियाल के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम लोग थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, जो कि ये थर्ड स्टेटमेंट है, यहाँ पे उड़ीसा नहीं है, ये आपका कौन सा स्टेट हो जाएगा, आगे चल के देखेंगे कि कौन सा स्टेट हो जाएगा। ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। सो थर्ड यहाँ पे इनकरेक्ट है, फर्स्ट तो बिल्कुल सही है, सेकंड भी सही है। ये सारे रिवर याद रखना है, पूछा गया था यूपीएससी में, ये आपका रिवर से रिलेटेड। तो चंबल रिवर है जिसमें कि आपका घड़ियाल पाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये सारे रिवर भी अपार्ट फ्रॉम चंबल रिवर आपको याद रखना होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए हो गई। बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, तो मध्य प्रदेश है, चंबल रिवर में ही आपको सबसे ज़्यादा घड़ियाल देखने को मिलेंगे। और मध्य प्रदेश है जिसको कि यहाँ पे टैग दिया गया है कि कंट्री की घड़ियाल स्टेट का। ओके, तो ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप लोग देख सकते हो कि मैक्सिमम जो मध्य प्रदेश में है 1255 घड़ियाल है। उसके बाद बिहार में आपको देखने को मिलेगा 255 घड़ियाल है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी जो है आपकी फैक्ट्स एंड फिगर। कुछ यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर आपके घड़ियाल के बारे में भी दी गई है, तो इसको भी प्लीज़ स्टडी कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे बताने बैठूँ तो फिर ये लेसन आपकी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। घड़ियाल की अगर आप लोग यहाँ पे सिक्योरिटी देखोगे, तो वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसके अंदर जो है शेड्यूल 1 में रखा गया है, हाईली इनको प्रोटेक्ट करके रखा गया है। IUCN की रेड लिस्ट में देखें तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो भी स्पीसीज आपकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड के कैटेगरी में आ जाती है। कमिंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, यहाँ पे आपको करेक्ट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि 2014-15 से लेकर 18-19 के बीच में एलिफेंट डेथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला, वो भी ह्यूमन के कॉन्फ्लिक्शंस के कारण। और पोचिंग बताया जा रहा है कि प्राइमरी कॉज है, वो भी नियरली 2/3 जो डेथ देखने को मिला एलिफेंट का, वो यहाँ पे पोचिंग के कारण है। सेकंड है कि वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट नंबर ऑफ ह्यूमन डेथ्स देखने को मिला, वो भी एलिफेंट के कारण और टाइगर के कारण, वो भी 2014-15 से लेकर 18-19 तक। तो आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है कि करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ, या फिर नीदर। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूँ, तो यहाँ पे जो एलिफेंट डेथ कॉज देखने को मिला है, जो कि ह्यूमन बींग से कॉन्फ्लिक्ट के कारण है, तो ये आपका पोचिंग नहीं है, ये आपका इलेक्ट्रिक के वायर से जो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स जो करंट लगती है ना, उसके कारण जो है यहाँ पे डेथ देखने को मिला है, ना कि पोचिंग से। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड बिल्कुल सही है कि वेस्ट बंगाल में ही सबसे ज़्यादा जो है नंबर ऑफ डेथ्स देखने को मिले हैं, जो कि एलिफेंट के कारण और टाइगर के कारण होती है। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे। लेकिन आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे आपका एलिफेंट डेथ्स कॉज देखने को मिल रहा है, वो एक्स्ट्रोक्यूशन के कारण है। तो एक्स्ट्रोक्यूशन क्या होता है कि करंट लग जाने से ये सारी चीज़ों से जो है आपका डेथ होता है, तो ये प्राइमरी कॉज है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखना है। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डेथ है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए। और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो टाइगर के साथ होता है, उससे 275 ह्यूमन डेथ्स देखने को मिला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपका बताया जा रहा है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपका अरेंज करने के लिए। तो एलिफेंट्स डेथ आप देखोगे तो ये एक्स्ट्रोक्यूशन से ज़्यादा है, ट्रेन एक्सीडेंट से, उसके बाद है फिर पोचिंग, फिर पॉइजनिंग से है। वहीं अगर स्टेट वाइज आप ह्यूमन डेथ्स देखोगे तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है, उसी के साथ महाराष्ट्र में भी है। फिर आपका यहाँ पे आता है यूपी, MP और उत्तराखंड। फिर उसके बाद स्टेट वाइज ह्यूमन डेथ अगर आप देखोगे तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है, फिर उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे ह्यूमन डेथ आप लोग ड्यू टू टाइगर्स देखो या ह्यूमन डेथ आपका ड्यू टू एलिफेंट देखो, दोनों में स्टेट कौन से सबसे आगे है, तो वेस्ट बंगाल है। बस इस तरीके से कॉमन तरीके से आप लोग को याद रखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लोकटक लेक के बारे में है, तो आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि जो लोकटक लेक है, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में, और ये फेमस है फ्यूमडीज फ्लोटिंग के लिए, इसके ऊपर फ्यूमडीज है। सेकंड है कि क्यूबल लामजो नेशनल पार्क जो है वो लोकेटेड है, और ये सिर्फ ओनली यहाँ पे फ्लोटिंग नेशनल पार्क है पूरे वर्ल्ड में। थर्ड है कि जो पार्क है ये आपका लास्ट नेचुरल रिफ्यूजी है इंडेंजर्ड संघाई का। तो आपको करेक्ट बताना है कि करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इससे भी रिलेटेड आपके प्रीवियस ईयर में पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो लोकटक लेक की बात कीजिएगा तो ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑब्वियस है, लेकिन ये इंडिया का नहीं है। इंडिया का जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो वूलर लेक है। लेकिन अगर लोकटक लेक की बात करूँ तो ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, वो भी आपका कहाँ का, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इस तरीके से इनकरेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए कितना यहाँ पे कॉमन सा मिस्टेक है, इसी से आपको लगेगा कि हाँ ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन ये इनकरेक्ट है। फर्स्ट आप जैसे ही यहाँ पे एलिमिनेट करते हो आपका आंसर आ जाएगा, डेट इज सी। ओके, ये फ्रेश वाटर आपका लेक है, वो भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, और ये फेमस है फ्यूमडीज के लिए, और ये आपका मणिपुर वाले स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। फ्यूमडीज जो भी लोकेटेड है, क्यूबल लामजो जो आपका नेशनल पार्क है, ये सिर्फ ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है पूरे वर्ल्ड का। और यहाँ पे आपके संघाई जो स्टेट एनिमल है मणिपुर का, वो पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सेकेंड मैं बता देती हूँ।
इकोलॉजिकल स्टेटस और बायोडाइवर्सिटी को देखते हुए ये जो लेक है ना, इसको वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो रामसर कन्वेंशन था उसमें 1990 में इसको इंक्लूड किया गया था। फिर उसके बाद जो है ना, इसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी रखा गया था 1993 में। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये लोकटक लेक जो है ना, ऐसी वैसी लेक नहीं है, बहुत ही महान लेक है। बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने अपना जो है नाम लिखा कर रखा है। अब आइए और देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल के ऊपर करेक्ट आपको बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज वाइल्ड एनिमल है, ये फंक्शन किसके अंदर किया जाता है, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंदर किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है कि जो अपेंडिक्स फर्स्ट है, इसमें आपके कुछ स्पेसीज़ की लिस्ट है, जिसमें कि आपको अगर ग्लोबल कॉर्पोरेशन चाहिए कोई भी फेवरेबल कंजर्वेशन स्टेटस के लिए। वहीं अगर अपेंडिक्स सेकंड देखें तो इसमें आपका वो स्पेसीज़ को रखा जाता है जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, यानी कि जो विलुप्त होने वाले हैं उनको अपेंडिक्स 2 में रखा जाता है, और अपेंडिक्स 1 में उन स्पेसीज़ को रखा जाता है जिसमें कि ग्लोबल सपोर्ट की ज़रूरत होती है उनको कंजर्व करने के लिए। तो CMS में जो है आपका 2 अपेंडिक्स होता है, जैसे कि आप लोग हर में देखते हो, यानी कि जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें 6 आपके अपेंडिक्स हैं, साथ ही साइट्स में आपके 3 अपेंडिक्स है। तो इसी तरीके से इसमें आपके 2 अपेंडिक्स है। तो आपको इतना, अब क्या है ना कि UPSC थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में जाकर पूछ रहे, तो इस तरीके से अपेंडिक्स में क्या क्या आपका किस किस तरीके का प्रोविज़न रखा गया आपको समझना होगा। अगर थर्ड है कि अगर इसको अपेंडिक्स 1 में रखा जाए तो ये फैसिलिटेट किया जाएगा ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन एफर्ट्स, वो भी उन सारे स्पीसीज़ को। तो आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो फर्स्ट की बात करूँ तो बिल्कुल सही है। सेकंड की बात करूँ तो ये आपका इंटरचेंज हो गया है। अपेंडिक्स 1 में जो आपका स्पेसीज़ रखा जाता है वो स्पेसीज़ रखा जाता है जिसकी प्रजाति जो है विलुप्त होने वाली है। अपेंडिक्स 2 में वो सारे स्पेसीज़ रखा जाता है जिसका कि इंटरनेशनल कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल फेवरेबल की सपोर्ट ज़रूरत है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो गई। जैसे ही सेकंड स्टेटमेंट आप एलिमिनेट करोगे आप आंसर तक पहुँच जाओगे, जो कि बी इसका ऑप्शन करेक्ट है। ओके। CMS ट्रीटी आप देखोगे 129 कंट्रीज़ के द्वारा यहाँ पे आपका एग्री किया गया है, साथ ही यूरोपियन यूनियन भी है। UNEP के अंदर ये आपका काम किया जाता है। इसमें प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन किया जाता है वो सारे स्पेसीज़ जो कि माइग्रेट करके आते हैं। अपेंडिक्स 1 में वो सारे स्पेसीज़ होते हैं जो कि एक्सटिंक्ट करने से उनको बचाया जाता है। अपेंडिक्स 2 में वो स्पेसीज़ होते हैं जिनका कि ग्लोबल कॉपरेशन की ज़रूरत है उनको कंजर्व करने के लिए। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर अपेंडिक्स 1 में होगा तो यहाँ पर जो है ट्रांस बाउंड्री जो कंजर्वेशन एफर्ट्स है वो स्पेसीज़ का, वो यहाँ पर फैसिलिटेट किया जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे है बंगाल फ्लोरिकन। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि जो बंगाल फ्लोरिकन है ये बस्टर्ड स्पेसीज़ है और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नेटिव भी है। सेकंड है कि इसकी हैबिटाट में आप देखोगे कि तेराई है, द्वार्स है, ग्रासलैंड रीजन है जो कि इंडो गैंगेटिक और ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन में है। थर्ड है कि रिसेंटली इंडिया ने प्रपोज किया है कि वो यहाँ पे बंगाल फ्लोरिकन को अपेंडिक्स 1 जो CMS में है उसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो आपको करेक्ट बताना है कि करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे बताइए कि करेक्ट कौन सी है। तो करेक्ट स्टेटमेंट की बात करूँ तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके। यहाँ पे बंगाल फ्लोरिकन की अगर आप बात करोगे तो ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और ये बस्टर्ड फैमिली के यहाँ पे बर्ड है। और इंडिया का यहाँ पे कहना है कि ये जो है अब इंक्लूड करने वाले हैं CMS के अपेंडिक्स 1 में, यानी कि अब ये एक्सटिंक्ट होने वाले, तो उसी को बचाने के लिए अपेंडिक्स 1 में इसको इंक्लूड किया जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कोआला के बारे में है, कोयला। तो ये जो है कोआलास जो है ये ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। सेकेंड है कि कोआलास जो है टिपिकली इनहैबिट ओपन यूकैलिप्ट वुडलैंड है और ये जो है जो ट्री के लिप्स होते हैं वहाँ पे वो रहते हैं जो कि मोस्ट ऑफ देयर डाइट होता है। थर्ड है यहाँ पे कि इनको यहाँ पे स्टॉट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है और यहाँ पे टेललेस बॉडी है, इनका लार्ज हेड है। तो इस तरीके की जो है इनकी स्पीसीज बताई जा रही है कोयला का। तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सी है। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो तीनों स्टेटमेंट में कोई भी तरीके का डाउट नहीं है, बिल्कुल सही है। कोआलास आप देखोगे कि छोटा सा मंकी टाइप में ही मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उसकी हेड बहुत बड़ी होती है, आँखें बड़ी होती है, टेल ज़्यादा नहीं होता है, उसके पूँछें बहुत छोटी होती है। तो ये जो है आपके ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में पाया जाता है। और अभी जो आपका आग लगा था ना वहाँ पे बुश फायर हुई थी तो उस समय ये आपका न्यूज़ में भी था। तो कोयलास को यहाँ पे वल्नरेबल का स्टेटस दिया गया है IUCN के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ पेंगोलिन्स। पेंगोलिन्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे फर्स्ट है कि जो पेंगोलिन्स है वो सिर्फ ओनली मैमल्स है जो कि होली कवर्ड किया गया है स्केल में, और ये आपका उस स्केल में इस्तेमाल किया जाता है जिसको प्रोटेक्ट किया जाता है प्रेडेटर से।
सेकंड है कि ये आपका वन ऑफ द मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल्स है एशिया की। थर्ड है कि इंडियन पैंगोलिन को जो है ना शेड्यूल 1 में रखा गया, वो भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, आपको ध्यान रखना है पैंगोलिन्स के बारे में। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेन बात है कि ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल यहाँ पे एशिया में है। इंडिया में ही नहीं, पूरे एशिया में ही इसको ट्रैफिक किया जाता है। पैंगोलिन्स क्या खाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपके जो चींटी होते हैं उसको खाते हैं, टर्माइट्स खाते हैं, यानी कि दीमक वगैरह इसको खाते हैं, और इसको स्केली एंटीएटर्स भी कहते हैं क्योंकि इनके पास कोई तित नहीं होता है। और पैंगोलिन्स जो है ये फूड पिकअप करते हैं स्टिकी टंग से, यानी कि अपने जीभ से ये आपका जो है फूड वगैरह को पिकअप करते हैं और उसी से खाते हैं, बिना तित के ये होते हैं। और ये एक्चुअली मैमल है, यानी कि स्तनधारी ये आपको देखने को मिलेगा। और ये ओनली मैमल है जिसको स्केल्स में इसका कवर्ड किया गया है और इनको ये खुद को प्रोटेक्ट करते हैं प्रीडेटर से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। कुछ और इनके बारे में देख लीजिए कि पैंगोलिन्स जो है हाई डिमांड में है चाइना और वियतनाम वाले रीजन में। इनकी मीट को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेलिकेसी माना जाता है और इनके मीट को बहुत ज़्यादा खाया जाता है। साथ ही ट्रेडिशनल मेडिसिन और फॉक रेमेडीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही आउट ऑफ 8 स्पेसीज़ जो पैंगोलिन की है, इंडियन पैंगोलिन और जो चाइनीज़ पैंगोलिन है वो इंडिया में पाई जाती है। तो दो तरीके की स्पेसीज़ इंडिया में पाई जाती है और दोनों स्पेसीज़ को यहाँ पे शेड्यूल 1 में रखा गया है, यानी कि हाईली प्रोटेक्शन दिया गया है। ओके, 32 क्वेश्चन नंबर में आते हैं। इट मीन्स कि आज की ये मुझे लगता है 12th क्वेश्चन है। ये अमेजॉन रेन फॉरेस्ट से रिलेटेड है क्योंकि अमेजॉन के फॉरेस्ट में आग लग गई थी, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्विज तो बनना लाजमी है। करेक्ट आपको बताना है। फर्स्ट है कि जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है ये मॉइस्ट ब्रॉड लीफ टिपिकल रेन फॉरेस्ट है, वो भी अमेजॉन बायोम में। सेकेंड है कि जो फॉरेस्ट है वो आपकी कुछ कंट्री में स्प्रेड है, जैसे कि ब्राज़ील, पैराग्वे, बोलिविया, पेरू, इक्वेडोर में है। थर्ड है कि जो मेजॉरिटी ऑफ फॉरेस्ट है वो आपका ब्राज़ील वाले कंट्रीज़ में देखने को मिलेगा। तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अमेजॉन फॉरेस्ट जो है एटलीस्ट किस किस कंट्री से होकर ये आपका चल रहा है, क्योंकि साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। तो ब्राज़ील तो सही है, बोलिविया भी सही है, इक्वेडोर भी सही है, लेकिन पेरू यहाँ पे गलत है। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई, तो हमारी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी हो गई। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द जो अमेजॉन बेसिन है वो साउथ अमेरिका का इसी के द्वारा कवर किया जाता है। जो मेजोरिटी है फॉरेस्ट का वो यहाँ पे आपका ब्राज़ील में देखने को मिलेगा 60% रेन फॉरेस्ट का। उसके बाद पेरू में आपको 13% देखने को मिलेगा, कोलंबिया में 10% है, और माइनर अमाउंट जो है ना वो वेनेजुला, इक्वेडोर और यहाँ पे बोलिविया, गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गोयना, ये सारे कंट्रीज़ में देखने को मिलेगा। ओके ओके, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपका पेरू है। मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गई थी, क्या करूँ, मैं भी कभी कभी भूल ही जाती हूँ। पेरू है लेकिन पैराग्वे नहीं है। ओके, पैराग्वे थोड़ा नीचे आता है, तो पैराग्वे, उरुग्वे ये सारी कंट्री नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। ब्राज़ील है, बोलिविया है, पेरू है, इक्वाडोर है। मुझे लगता है टोटल 10 कंट्री है, 9 या 10 कंट्रीज़ है। ओके, देख लेते। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 कंट्री है। ओके, तो वही 9, 10 में मैं कंफ्यूज थी। तो पेरू है और आपका पैराग्वे नहीं है, क्योंकि मैं पी से याद रखी थी तो मुझे लग रहा था कि पेरू नहीं है, पैराग्वे। ओके, तो यही होता है, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं जो है आप लोग इसी तरीके से सिली मिस्टेक करके आओगे। सो आइए 13 क्वेश्चन देखते हैं 2019 की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के बारे में। आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि जो 2019 की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है ये रिलीज़ किया गया है पॉल्यूशन ट्रैकर IQ एयर और ग्रीन पीस के द्वारा। सेकेंड है कि जो रैंकिंग है वो यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं PM 2.5 के लेवल से। चाइना जो है वो मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज़ यहाँ पे माना गया है, वो भी PM 2.5 के अकॉर्डिंग। तो आपको बताना है कि कौन सी यहाँ पे करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड ऑली। तो यहाँ पे अगर करेक्ट की बात करूँ तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये आपका पॉल्यूशन ट्रैकर जो IQ एयर है और ग्रीन पीस है उनके द्वारा यहाँ पे रिलीज़ किया जाता है। सेकंड भी बिल्कुल करेक्ट है कि जो रैंकिंग है वो यहाँ पे पर्टिकुलेट मैटर 2.5 के लेवल से ही यहाँ पे देखा जाता है। चाइना यहाँ पे आपका मोस्ट पॉल्यूटेड नहीं है, ये बांग्लादेश है। सो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो गई। सो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सो हमारी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए हो गई। ओके, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है वो आपका जो है बांग्लादेश देखने को मिलेगा, सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इनके द्वारा माना गया है। उसके बाद पाकिस्तान, मंगोलिया, इस तरीके से है। यहाँ पे देख लीजिए, चार्ट देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा ध्यान रहेगा। 5th नंबर पे हम लोग आते हैं। हमसे ऊपर कौन है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मंगोलिया, अफगानिस्तान, फिर इंडिया का नंबर आता है। ओके, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ अगर आप 2019 का देखोगे इंडिया में तो सबसे ज़्यादा गाज़ियाबाद है, फिर होतोन है चाइना का, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है।
कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये है आपका ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स में आप देखोगे जो फोटोग्राफर्स है रेड स्नो के, वो भी कहाँ पे, यूक्रेन वर्नाडिस की रिसर्च बेस जो कि आपका ऑफ कोस्ट है अंटार्कटिक नदर्न मोस्ट पेनिसुला का। तो ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था रेड स्नो का, लाल कलर के बर्फ़ थे। तो यहाँ पे आपको बताना है रेड स्नो के बारे में। पहला है कि जो रेड कलर होता है ये आपका एल्गी स्पीसीज़ के कारण होता है, वो इस स्नो में प्रेजेंट होते हैं, वो भी पोलर और ग्लेशियर रीजन में, जो कि एक रेड पिगमेंट लेकर आते हैं और वो अपने आप को गर्म रखते हैं। सेकेंड है कि जो रेड स्नो है वो स्लो करता है मेल्टिंग ऑफ आइस के प्रोसेस को। तो आपको बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है, गलत स्टेटमेंट यहाँ पे कौन सा है। ओके, तो फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या नीदर। फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो रीज़न ही यही है कि जो रेड स्नो है वो जो आपका स्नो वाइट कलर से रेड दिखता है तो वो जस्ट बिकॉज की एल्गी स्पीसीज़ के कारण होता है, वहाँ पे एल्गी प्रेजेंट होते हैं और ये क्या है ना कि कुछ एक रेड पिगमेंट ये कैरी करते हैं अपने बॉडी में जो कि खुद को गर्म रखते हैं और स्नो जो है पूरा रेड हो जाता है। लेकिन सेकंड यहाँ पे इनकरेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये मेल्टिंग ऑफ आइस को जो है प्रोसेस स्लो कर देता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा सही है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो बाकी यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, इन टर्न रेड स्नो कॉजेज द सराउंडिंग आइस मेल्ट फास्टर, यानी कि रेड स्नो जो है आप देखोगे कि यहाँ पे मेल्ट ज़्यादा तेज़ी से होता है, ऐसा नहीं है कि कम होता है। तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा। तो गाइज़ हमारे यहाँ पे इन्वायरमेंट की लेसन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स की लेसन्स देखने वाले हैं। ओके, तो आपको बताना है कि टोटल 14 क्वेश्चन है ना, यस 14 क्वेश्चन में से आपको कितने मार्क्स आए ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो ज़रूर आप लोग एक बार पिन कर दीजिए कमेंट में, मैं देख लेती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊँगी तो उसमें मैं आप लोग के साथ आपकी डाउट को क्लियर कर दूँगी। बाकी आपको ये लेसन अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, अगर आप लोग को थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है तो बस उसके लिए मुझे लाइक चाहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, सोशल नेटवर्किंग साइट्स में आप लोग शेयर कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो आप फ्री हो कि आप लोग कमेंट कर सकते हो। एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।